हम लोग कल बात कर रहे थे रैंक की, ठीक है। रैंक की जो बात थी उसमें जरा सुनना ध्यान से। रैंक में क्या है, हम लोगों ने कल कहां पहुंच गए थे, 2 into 2, 3 into 3, ये सब पहुंच गए थे हम लोग, ठीक है। अब सेम काम 4 into 4 में भी होता है भाई। रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसकी, ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4। ऑर्डर 4 लिख दो बस, 4 क्रॉस 4 अपने आप हो जाता है। जब मैट्रिक्स को ऑर्डर 4 लिखते हैं तो अपने आप को 4 क्रॉस 4 भी हो जाती है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, ठीक है। उसकी रैंक आपको चाहिए, तो सुन लो भाई जरा सा क्या होता है। तो 4 क्रॉस 4 की कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर 4 की कोई मैट्रिक्स है, तो उसकी रैंक निकालने के लिए फिर वही काम कि आपने ए मैट्रिक्स ली, कितने ऑर्डर किए, ए आपकी मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 की, बी मैट्रिक्स ऑर्डर 4 यानी ऑफ ऑर्डर 4 यानी 4 क्रॉस 4, ए मैट्रिक्स आपकी 4 क्रॉस 4 की है। तो देन रैंक ऑफ ए हो जाती है 4, कब, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट था उसकी नॉन जीरो तभी। लेकिन बात ये आती है ना कि अगर आपकी डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, अगर आपकी डिटरमिनेंट ए भी जीरो हो जाए, ए क्या है 4 क्रॉस 4 की, तब क्या होता है, तब रैंक जो होती है वो 3 4 से कम होती है। 4 से कम क्या होती है बोलो, 3 या 2 या 1, तब रैंक आपकी 4 से कम 3 2 या 1 होती है। ऐसे केस में क्या करते हैं, सुनिए, ये बहुत ही घटिया केस है क्योंकि बहुत टाइम लगता है, फिर भी हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो बहुत टाइम लगता है इसमें। हमने ये लिखा है बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 2 3 1 2 4, और ये लिख दिया यहाँ पर 5 1 3 2। अब आप इसकी डिटरमिनेंट निकालोगे तो जीरो आ जाएगी, चेक कर लेना। जानबूझ के हम आने वाला बता रहे हैं, ना आने वाला बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसको डिटरमिनेंट निकालना 4 बाय 4 बहुत दिक्कत होती है। फिर डिटरमिनेंट जीरो निकाल लीजिए, ठीक है। करना नहीं इस मेथड से, हम अपने नॉलेज के लिए मेथड बता रहे हैं। मेथड से 4 + 4 की कोई इससे करता नहीं मेथड से, उसको डिटरमिनेंट मेथड है, उसके लिए दूसरा मेथड है कि आगे बताएंगे, करते नहीं कोई, सिर्फ खाली आपको नॉलेज भी दे रहे बता रहे हैं। डिटरमिनेंट जीरो आ गई, इसका मतलब क्या होगी बोलो, रैंक जो होगी वो 4 से कम हो जाएगी। 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 में डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, 4 से कम, 4 से कम क्या होगी बोलो, 3 या 2 या 1, कोई। अब क्या करते हो, अब आप 3 पहले चेक करोगे, पहले चेक करोगे रैंक 3 है कि नहीं है। पहला काम क्या है, पहला काम टू टेस्ट, आप टेस्ट करोगे टू टेस्ट दैट रो ए इक्वल 3 और नॉट, यानी रैंक 3 है कि नहीं, पहले आप चेक करोगे। फिर 2 के लिए चेक करते हो, नहीं हुई तो फिर आगे एक तो होनी है, जीरो तो होती नहीं है। तो टू टेस्ट कि रैंक 3 है कि नहीं है, इसके लिए क्या करते हो आप, फॉर दिस वी टेक अ सब मैट्रिक्स, हम लोग क्या लेते हैं, अ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 मतलब 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 की सब मैट्रिक्स लेते हैं, सब मैट्रिक्स भी यहां से दे 3 क्रॉस 3 की, और कौन सी लोगे, सच दैट कि उसकी डिटरमिनेंट जीरो ना है। आप 3 क्रॉस 3 की वो सब मैट्रिक्स लोगे जिससे डिटरमिनेंट जीरो ना है। अच्छा, अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, इफ सच बी एग्जिस्ट, अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 की एग्जिस्ट कर रही है जिसकी डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रही है, तब तो क्या हो जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, देन रैंक ऑफ बी क्या हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 में डिटरमिनेंट जीरो ना आए तो रैंक 3, रैंक अगर 3 तो फिर ए की रैंक कितनी कम हो गई, तब ए की रैंक 3 हो गई। लेकिन अगर if every सब मैट्रिक्स, अगर हर सब मैट्रिक्स क्या है बोलो, एवरी सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 के हर सब मैट्रिक्स जो है, एवरी सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना, है डिटरमिनेंट जीरो, सबकी डिटरमिनेंट क्या आ रही हो, जीरो आ रही हो, तो फिर क्या होती है, फिर आप ए की रैंक 3 से कम हो जाती है। और अगर 3 से कम है तो अगला केस इधर आ रहा है, अब 3 से कम क्या होगी, 2 या 1, ठीक है ना, 3 से कम का मतलब इसी के आगे से 3 से कम, 3 से कम का मतलब फिर क्या होगी, 3 से कम का मतलब रैंक होगी 2 या 1। अब आप टेस्ट करोगे 2 है कि नहीं है, 2 नहीं तो फिर 1 की होगी। अब टेस्ट करोगे कि रैंक ऑफ ए 2 है या नहीं, टू टेस्ट
नाउ टू टेस्ट कि रैंक ऑफ ए 2 और नो 2 है कि नहीं। इसके लिए क्या करोगे भैया, अगर ये आएगा तभी की बात हो रही है। अगर कोई एक सब मैट्रिक्स 3/3 की नॉन जीरो मिल गई डिटरमिनेंट, अगर कोई सब मैट्रिक्स मिली 3/3 की, उसकी डिटरमिनेंट क्या मिल जाए, नॉन जीरो मिल जाएगी, तो फिर तो उस केस में फिर तो सीधे रैंक 3 कह दोगे। लेकिन अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो ना मिल करके जितनी भी सब मैट्रिक्स में बन रही 3/3 की, आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है 3/3 की कौन सा मैट्रिक्स लोगे, इसीलिए मेथड नहीं यूजफुल होता है डिटरमिनेंट। 3/3 का तो चल जाता है, 4/4 5/5 के इसीलिए मेथड बेकार होता है। अब क्या करो, अब आप इसके लिए देखो, मान लो इसके जीरो आ गए, इस 3/3 के लिए ट्राई करो, इस 3/3 से डिटरमिनेंट जीरो आ गया, इस 3/3 के लिए ट्राई करो, फिर ये लेके देखो, इतनी सारी सब मैट्रिक्स बने, सबके लिए ट्राई करो, बहुत सारा हो जाता है ना। तो इसीलिए ये मेथड 4/4 वाली मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाइड मतलब सुटेबल नहीं होता है। हाँ, ये तो कोई ऐसा हो खूब सारे जीरो दिख रहे हो आपको, या खूब सारे एलिमेंट सेम दिख रहे हो, तब आप डिटरमिनेंट कर सकते हो। इन केस बता रहे चलिए, तभी तो मैंने कहा पहले सब चीजें बता दें आपको, बिल्कुल बताएंगे गेम, तभी तो निकाल कहाँ रहे हैं, हमने इसी तो निकाले कहाँ इसको, इसीलिए बताएंगे, बिल्कुल वही बताएंगे इसके बारे में। तो अगर दो है रैंक या दो नहीं, इसके लिए क्या करोगे, वी टेक अ सब मैट्रिक्स, हम लोग क्या लेते हैं, एक सब मैट्रिक्स लेंगे, किसके, ऑफ ऑर्डर 2 की, सब मैट्रिक्स नाम चलो सी डाल दो, बी दे चुके हो ना, ऑफ ऑर्डर 2 की, ठीक है। और सच दैट ऐसे लेना कि उसकी डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रही, तो देन बोलो रैंक क्या हो जाएगी, 2/2 की लिया है आपने, ऑर्डर 2 मतलब 2/2 की, और डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रही है, तो सी की रैंक होगा 2। जब 2/2 की डिटरमिनेंट जीरो नहीं आती, रैंक 2 होती है। सी की 2 तो सी किससे बनी थी, ए से, तो ए की 2। लेकिन अगर इफ कोई एवरी सब मैट्रिक्स, वही सेम लिख रहे, एवरी सब मैट्रिक्स, हर सब मैट्रिक्स, जितनी भी सब मैट्रिक्स है, एवरी सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 की जितनी भी सब मैट्रिक्स है, every submatrix of order 2 has determinant 0, order 2 जितनी सब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0, तो फिर रैंक क्या होती है, तब रैंक जो होती है ए की 2 से कम, और 2 से कम का मतलब सिर्फ एक ही होती है और कोई होती नहीं भाई, रैंक 2 से कम मतलब और कौन नहीं है, लोग कौन लिख रहे हैं, कौन, शाजिया जी बताइए, मिश्रा जी नहीं आए आज।
ओडीपीडी के लिए एमडी का सिंगाने जरूर लगाना अच्छे से। अगर ओडीपीडी बहुत ही प्यार करनी तो एमडी का सिंगाने एडवांस वाली पूरी जरूर लगा डालना, जो जो हमने पढ़ा है पूरी नहीं, मतलब जो जो चीज हमने बताई है टॉपिक है। अगर अच्छे से ओडीपीडी तैयार करना है आपको तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, चाहे वो डिप्स की बुक हो, चाहे वो कोई भी हो, सब ये सब तो सिर्फ प्रैक्टिस की डिप्स की बुक तो सब तो ये सब तो सिर्फ एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन होते हैं। ओडीपीडी के लिए बेस्ट जो है वो एमडी का सिंगाने ही है। कम से अप्लाई में ये तो है कि हाँ लगा लो तो इतना आता है, लेकिन प्योर में तो आप जितना लगा लो उतना कम है। अलग अलग तरह से अलग अलग बार बार चीजें बन जाती हैं। अप्लाइड में ये चीजें गेट में तो अप्लाइड ज्यादा पढ़ के जा सकते हो, लेकिन नेट में आप अप्लाइड लिमिट में ही पढ़ के जा सकते हो। ज्यादा अप्लाइड में करो पेपर चला जाएगा आपका। तो गेट नेट में सिर्फ ओडीपीडी लोग पढ़ के जाते हैं अप्लाइड, गेट में तो ओडीपीडी एनए और लीनियर प्रोग्रामिंग भी लोग पढ़ के जाते हैं, सभी लोग पढ़ जाते हैं, पढ़ जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग और लेकिन एलपी बहुत टाइम लगता है, एलपी क्वेश्चन नहीं किए नहीं। एलपी क्वेश्चन इन्हें क्वेश्चन हमेशा नेट में कोई करता नहीं, लेकिन टाइम चला जाएगा ना। अगर कोई सिंपल सा कोई दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अलग की बात है, मतलब ज्यादा चीजें कोई करता नहीं है। इतनी लास्ट में लोग पहुंचते नहीं जल्दी, पहली बात तो काफी लास्ट में होते हैं। लेट में रियल कॉम्प्लेक्स लीनियर अलजेब्रा और ओडीपीडी लोग ये ट्राई ही देखते हैं उसका, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लोग इतना ही करते हैं। चाहो सादी जी एलपी क्वेश्चन लेंथी भी होता है, उसके बाद उसमें जरा गारंटी भी नहीं है ना उसमें सही होने की। कभी तो हमने गेट में नहीं टच किया था एलपी को, सुनने में ऐसा आ रहा है कि मेरिट लिस्ट 30 के ऊपर जाएगी, जनरल की गेट की जनरल वाली 30 के ऊपर जानी है। हमें तो लग रहा है 35-38 जा सकती है गेट की जनरल वाली। 35-36 हो गई तो उससे 5-6-7 नंबर कम ही जाएगी ओबीसी की। हम लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं, कांसर की सब आगे में चेक ही नहीं किया पूरा। कुछ चेक किए हैं, जितने चेक किए उनमें से एक गलत निकला अभी तक, बाकी सब सही थे, बाकी में चेक ही नहीं किया। कौन जबरदस्ती टेंशन ले, जब आएगा रिजल्ट खुद देख लेंगे। चेक ही नहीं किया हमने। सीक्वेंस वाइज होते हैं अगर सारे क्वेश्चन तो सोचते भी, पेपर में अलग सीक्वेंस आया था, रिस्पांस शीट जो मेरी आई उसमें अलग सीक्वेंस दिख रहा हमको, और जो उन्होंने आंसर किया और पेपर जारी किया उसमें अलग सीक्वेंस। ढूंढे मेरे कौन कौन क्वेश्चन है, इतनी मैंने चेक करो और बाद में पता चला कोई निकले ना 0 बटे सन्नाटा और कोई और मुझ तरफ जितने किया लगे सब सही निकले, अभी तो सब सही निकले। 2-3 क्वेश्चन और सही हो सकते थे, लेकिन सिर्फ डाउट में नहीं सही करे छोड़ दिया हमने। मैं कैसा कि क्या पता कहीं गाइस गड़बड़ हो गया, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ दिया हमने डाउट में। बाद में पता चला वो सही था, जब यूट्यूब पे वीडियोस देखे तो मैं पता चला वो सही था। 2-3 क्वेश्चन डाउट में छोड़ दिया हमने, निगेटिव मार्किंग की ना, हमने क्या पता कहीं हमने कर दिया जो किया वो चला जाएगा। अब भैया इसको तो हम फिर कैसे मेथड लगाएंगे, दूसरा मेथड सुनो, लेकिन उससे पहले कुछ और बात पहले बता दे, फिर एक एक्स्ट्रा मेथड शुरू करेंगे हम। एक एक्स्ट्रा मेथड शुरू करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब जरा नॉन स्क्वायर के लिए पहले मेथड बता दे, फिर इकट्ठा मेथड शुरू करेंगे बड़ी मैट्रिक्स के लिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब दैट इज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। पहले इसके बारे में बता दे, फिर मेथड शुरू करेंगे। तो इनके बारे में बता दे, डिटरमिनेंट वाला सारा काम खत्म ही कर दे पहले, उसके बाद फिर बात करेंगे उसकी। अब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स तो क्या करना है, तो करना क्या है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में, इफ ए जो है वो क्या है, कोई आपकी ए आई जे लिखते थे मैट्रिक्स जनरल मालूम ही है। बी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या होता है बताया था हमने, देन रैंक ऑफ ए जो होता है रो है भाई, ठीक है, क्या रखना है, रैंक ऑफ ए बताया था मिनिमम ऑफ m कॉमा n जो मिनिमम होता है उससे लेस देन और इक्वल टू होती है, बात बताई हमने, ठीक है। जब भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपका यही चीज होता है भाई, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू। इसमें करते क्या है, डिटरमिनेंट मेथड ही पहले बता रहे हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड बता रहे हैं, डिटरमिनेंट मेथड है याद रखना, डिटरमिनेंट मेथड
टू फाइंड रैंक इसका ऑफ, टू फाइंड रैंक इसकी ऑफ ए, एक ऐसी बता ना नॉन स्क्वायर ऑफ ए जो कि क्या है, विच इज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। करना क्या होगा भाई, पहले आपको आप करना ही होगा इफ, अगर अगर आपकी जो मैट्रिक्स है इफ ए जो है आपका अगर इस तरह का लिखा है ए आई जे एम क्रॉस एन में लिखा हुआ है, तो देन रैंक आपकी क्या निकालना है, मिनिमम ऑफ लेस देन और इक्वल टू होती है। देन वी टेक, हम करेंगे क्या इसके लिए, वी टेक अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हम क्या लेंगे, इससे हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहां से, स्क्वायर, we take a square matrix, नहीं कहो सब मैट्रिक्स कह दो, we take a square सब मैट्रिक्स, किससे लेंगे, इसी से लेंगे ए से, फ्रॉम ए, हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर सब मैट्रिक्स फ्रॉम ए से। ऑर्डर कितना लोगे समझो, ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर जो उसका होगा, ऑर्डर जो होगा वो इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ एन कॉमा एन में जो मिनिमम होगा वो ऑर्डर होगा उसका स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब पता नहीं क्वेश्चन में दिख जाएगा, यहां थोड़ी बता सकते हैं कौन मिनिमम होगा इसमें से। मान लो सपोज करो m और m क्या है, हम कह रहे हैं 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लोगे, मिनिमम कौन है 2 और 3 में 2, तो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 की लोगे। समझ आ गया, किससे ए से, उसे सब मैट्रिक्स बोलोगे क्योंकि हमने उसी को निकाली है सब मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यार, एग्जांपल तौर पे इफ ए इज 2/3 मैट्रिक्स, अगर ए 2/3 मैट्रिक्स है तो देन टेक बी टेक सब मैट्रिक्स, take a sub matrix B, take a sub matrix B of order कितना लेना भाई, of order minimum of 2, 3, अभी बताया ना मैंने। सब मैट्रिक्स कैसे लोगे, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो सब मैट्रिक्स लोगे। मिनिमम अगर आपका कौन है, इसमें मिनिमम कौन है 2, मिनिमम 2 है ना 2 और 3 में, तो आप क्या लोगे, इसका मतलब है, इसका मतलब है B क्या हो जाएगी, B सब मैट्रिक्स जो होगी वो 2/2 की होगी। उसके बाद फिर क्या करोगे, देन आप तो राइट मिलाने नॉर्मल तरीका, डिटरमिनेंट ऑफ B निकालो, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आ जाए, 0 नहीं आती है तो देन बोलो रैंक क्या हो जाएगी, क्योंकि एग्जांपल में चल रहा है, ठीक है। तो रैंक आपने 2/2 कितना है, बी कैसी है 2/2 की, तो रैंक आपकी 2 हो जाएगी। और अगर आपकी डिटरमिनेंट 0 आ जाती है तो फिर रैंक क्या होगी, 2 से कम। अब 2 से कम 1 ही होती है नॉन जीरो में, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स में 2 से कम 1 ही होती है। तो ये मेथड है। अब सुनो हम एग्जांपल दे रहे हैं, हमने कह दिया a इक्वल टू लिखा आपका 1 2 3 4 5 6, कितने ऑर्डर है, 3 रो है 2 कॉलम है। हम बोल रहे हैं कि फाइंड द रैंक ऑफ a, आपको रैंक निकालनी है। तो क्या बताएगा, इन दोनों मिनिमम कौन है 2, तो रैंक का स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी लोगे 2/2 की, मिनिमम कौन है 2, तो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 की, ठीक है। सब मैट्रिक्स लोगे इसी में से, टेकिंग b 2/2 की लोगे, इन दोनों मिनिमम 2 है तो कोई से 2/2 ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, सब मैट्रिक्स लेना होगा तो चलो या ले लो या ले लो, हटा दो, कोई भी रो कोई भी कॉलम हटा के ले सकते होते बताया ना भाई, सब मैट्रिक्स थी, चाहे रो कोई काट के जो बचे वो ले लो या कोई कॉलम काट के बचे वो ले लो, सब मैट्रिक्स तब भी हो जाएगी वो, या रो कॉलम दोनों काट के ले सकते हो आप, यहां दोनों में काटना तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये रो काट के ले लिए कितना है 1 2 3 4। अच्छा डिटरमिनेंट निकालोगे फिर 4 -6 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो रैंक कितनी कहोगे 2/2 की है, तो 2/2 में जब डिटरमिनेंट 0 नहीं आती तो रैंक 2, तो a की रैंक b की रैंक 2, तो दैट इज a की रैंक 2 हो जाएगी। अगर इससे डिटरमिनेंट 0 आ जाती तो b मत कह रैंक 1, दूसरी सब मैट्रिक्स ट्राई करते, बताया ना बात तुमने, कभी भी सब मैट्रिक्स ले रहे हो उससे डिटरमिनेंट 0 आ जा रही है तो ये मत कह दो हां खत्म बस हो गया, तो दूसरी कोई सब मैट्रिक्स ट्राई करो उससे डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रही है, और अगर सारी सब मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट 0 आ रही है तो फिर वो नहीं लोगे, फिर आप 2/2 की नहीं, फिर उससे फिर कोई पॉसिबल नहीं, फिर रैंक सीधे 1 कह दोगे आप। ये मैथड का यही चक्कर है यहाँ भी, क्योंकि ये मैथड छोटे क्वेश्चन में तो सही है, बड़ी मैट्रिक्स फिर ये फ्लॉप हो जाएगा, इस मैथड फिर ये दिक्कत है कि बड़ी मैट्रिक्स में मैथड फ्लॉप हो जाता है। थोड़ी बड़ी सारी बात बताएं, थोड़ा सा जरा समझना, मैं एक आध क्लास हट जाए फिर बताएं। एग्जाम तुम लोग को जून में ही आना, सुपर इस बार होना नहीं है 100%, और
होना होता तो ये फॉर्म आ चुका होता। भाई मान के चलिए कि 10-15 दिन तक हमें लग रहा जाएगा, इससे पहले नहीं होगा, क्योंकि मार्च अप्रैल मई 3 महीने बाद एग्जाम होता है फॉर्म डेट निकलने के करीब मान के चलिए। देखिए 2 मार्च 2 फरवरी के आसपास उनका फॉर्म आया था यूजीसी वालों का, और एग्जाम करीब 2 मई से है, तो मार्च अप्रैल में 3 महीने बाद एग्जाम होता है फॉर्म निकलने के। नहीं सही है, जून में होना भी चाहिए। बच्चे एक तो परेशान है, हर जगह एग्जाम देर में हो रहे हैं, तो इसलिए जून में ही होना चाहिए, तो सही चीज है भाई। बच्चे एग्जाम की दिक्कत परेशान रहेंगे। यूजीसी वाला तो मई में करा देते थे, वैसे गार्ड सेट वाले उनको वैसे कुछ खास मतलब होता नहीं पढ़ाई से। अगर मार्च की स्टार्टिंग में भी आ गया तो अप्रैल मई जून की स्टार्टिंग में होगा एग्जाम। वैसे हमें लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा फॉर्म। उसमें फीस जनरल 1000 होती है, ओबीसी की 500 और एससी एसटी वालों को 250 फीस होती है। अच्छा पीडब्ल्यूडी वाले उसमें वो नहीं होते, इनकी आंखें अगर कमजोर हो पीडब्ल्यूडी में नहीं आ सकते? पता करना पड़ेगा। मेरे आंखें थोड़ी कमजोर हैं तो पीडब्ल्यूडी में आते ही नहीं आते लोग। हमसे सादे कमजोर है। क्या हुआ? मेरा 2 है, 1.5 और 2। आपका ज्यादा है? 1 है आपके 1.5 दोनों का है। अरे मेरा थोड़ा सा बीमारी चक्कर में हो गया, मेरा बहुत कम था, लेफ्ट वाला तो और बढ़ गया होगा। मेरा बीमारी से चक्कर में हो गया ना, इन्फेक्शन के चक्कर में आंखों पे इफेक्ट आ गया। मेरा आंखों में इन्फेक्शन नहीं हुआ था भाई, मेरा ब्लड में अच्छा एलर्जी है। अरे तो करा लीजिए, क्या होता है, कब बदल बढ़ जाए कुछ। अभी आपको तो बहुत आगे जाना है। जब किसी के नंबर कम आते हैं ना कॉन्फ्रेंस में, ओके सर बताइए नंबर कम आ गया, बताइए नेट डालना था, तो हम शादी का एग्जांपल देते हैं। इस बार तो अच्छे नंबर आए हैं। हाँ इस बार तो बात अलग की है भाई, इस बार नंबर बहुत अच्छे आए हैं। शिवा के अलावा बैक पेपर के कोई डाल रहा है तो वो कोमल है बस, 1 नंबर वो उनके काम है बस खाली, सिर्फ 1। फ्रेंड है उसकी फर्स्ट ईयर में 39% थी, इस ईयर उसके 59% है। बताइए इस बार भी फर्स्ट ईयर से फर्स्ट वालों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अभी रिजल्ट नहीं है सेकंड। हां नहीं अभी फर्स्ट ईयर वालों के अब जो 2021 में कर रहे हैं उनकी बता रहे हैं, बाकी उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया फर्स्ट ईयर वालों का, वो क्या करना चाह रहे वही जाने। कंबाइंड रिजल्ट आएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर का तो आया हुआ महीना भर से ज्यादा हो गया है, एमएससी फर्स्ट ईयर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, क्या करना चाह रहे हैं वही जाने। तो चलो भाई अब हम लोग बड़ी मैट्रिसेस में कैसे निकालते हैं रैंक, ठीक है। पहले हम एकदम जनरल मेथड बता रहे हैं, फिर उसके हम डीपली बाद में जाएंगे। पहले हम एकदम ऊपर ऊपर चीज बता दें आपको, आए तो अच्छे से रैंक निकालना, फिर बाद में उस पर डीपली जाएंगे चीज में। इकलान फॉर्म, इकलान फॉर्म, इकलान मैथमेटिशियन से बना रहे, मैथमेटिशियन से इकलान फॉर्म। तो सुनना क्या करते हैं भाई, इकलान फॉर्म कैसे होती है। कोई मैट्रिक्स लिखा आपने, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर लिखो,
A11 A12 A13 A1n अपर ट्रायंगुलर लिखा, ठीक है, ये जीरो मार्क होते हैं। अपर ट्रायंगुलर लिखो कितने है A22 फिर A23 सॉरी 23 A23 A12, ठीक है, लिखते जा रहे हैं, लिखते जाओ जरा आगे A33 फिर आगे जाके A3n चलते रहो भाई। ANN, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है NN जरूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर MN डाल दो, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं भाई कि ये सेंचुरी स्क्वायर जरूरी नहीं भाई। मैट्रिक्स M क्रॉस N की मानना, M रोज है M कॉलम्स है, ठीक है, 3 and 4 and 5 and ये आगे आ गया है NN, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी स्क्वायर में से जरूरी नहीं है, ठीक है यार। तो आपका क्या हो, ये पहले एलिमेंट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है यार इतना, कहीं हम ये नहीं लिखे जो नॉन जीरो है तो ऐसा नहीं कि वो नॉन जीरो, जिनको हमने जीरो नहीं लिखा है तो ऐसा मतलब नहीं कि वो जीरो हो नहीं सकते, कहीं हमने ऐसा वर्ड नहीं लिखा कहीं पर भी। जो जिनको हमने जीरो लिखा है वो पक्का जीरो होने चाहिए, जिनको भी हमने जीरो लिखा हुआ है वो पक्का आपके जीरो होने चाहिए, और जिनको जीरो नहीं लिखा है वो जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते वो पोजीशन वाले, यानी आपका A22 तो A21 तो जीरो होना ही चाहिए, A21 जीरो होना ही चाहिए, A31 और A32 तो जीरो होना ही चाहिए, A41 और A42 तो जीरो होना ही चाहिए, और फिर A43 भी, तो A43 भी ऐसे चलता रहता भाई, इसी तरह चलते रहोगे भाई, ठीक है, ऐसे ही चलते रहोगे भाई। आपका AM1 AM2 AM3 कहां तक AMn-1 तक, इतना तो जीरो होना ही चाहिए, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट दे मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, वो भी सकते नहीं, तो ये मत सोचना भाई। तो ये जो फॉर्म आई है, ये फॉर्म जो आई है इसे कहते हैं इक्विलाइन फॉर्म, ये जो फॉर्म आएगी ये कहेंगे इक्विलाइन फॉर्म, इक्विलाइन फॉर्म, दिस इज इक्विलाइन फॉर्म, ये इक्विलाइन फॉर्म होती है। और कैसे मिलती है हम लोग को, वी ऑब्टेन्ड इट, हम लोग को ये मिलती है, वी ऑब्टेन्ड इट बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, हमें कैसे मिलती है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही मिलेगी खाली बस, बाकी और कोई नहीं लगा। रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं, ये किसी रो में आप कुछ जोड़ दो, किसी रो में दूसरी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ दो, या क्या कर दो RI लिखते जरूरी पहले हो RI RJ, या किसी रो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमेशा नॉन जीरो रहेगा, अच्छा भाई ये हमेशा नॉन जीरो रहेगा, ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हो आप हमेशा नॉन जीरो, कभी जीरो का नहीं करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। और या तो फिर आप क्या कर सकते हो, किसी रो में कुछ डिवाइड कर दो, ये नॉन जीरो रहेगा, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता है, किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस तरह से, या आप कोई दो रो इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज मतलब ये वाली इसकी जगह ये वाली इसकी जगह, मान लो R1 R2 इंटरचेंज कर दिया, R1 R2 जगह भेज दी, R2 R3 जगह भेज दी, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर इसमें कोई रो जीरो है, ये तो इतना ऑपरेशन हो गए, एंड एक बार और याद रखना, इफ any row in inclined form में, if any row in inclined form is zero row, समझ गए ना, सारी रो सारे एलिमेंट जीरो रो का क्या मतलब हो गया, सारे एलिमेंट जीरो, अगर कोई रो जीरो है तो वो हमेशा बॉटम में होनी चाहिए, मतलब कहां होनी चाहिए, वो जीरो रो हमेशा नीचे होनी चाहिए बॉटम में, अगर वो कहीं बीच में मिल गई तो फिर क्या करो, रो इंटरचेंज करके वो कहां ले आओ, सबको नीचे ले आओ, ठीक है। फॉर्म if in any row in inclined form is zero row, then it must be in bottom, वो बॉटम में होनी चाहिए, बॉटम समझ रहे हो भाई, नीचे की तरफ होनी चाहिए, मान लो कहीं बीच में कोई रो जीरो मिल गई तो ट्रांसफर करके कहां ले आओगे, नीचे ले आओगे, ठीक है। कभी भी आप किसी रो को जीरो रो बनाओगे नहीं, बनाना आपको क्या है, बनाना आपको ये है खाली, दूसरी रो का पहला एलिमेंट जीरो, तीसरी रो के शुरू के दो एलिमेंट जीरो, चार है तो चौथी रो के शुरू के तीन एलिमेंट जीरो, बनाओगे आप इतना ही। अगर इनको बनाने में ऑपरेशन जो लगाओगे, बताइए क्या ऑपरेशन तरह कुछ लगाओगे ऑपरेशन, अगर इनको बनाने में कोई रो जीरो रो बन जाती तो ठीक है, लेकिन कभी भी हम किसी रो को पूरी पूरी जीरो बनाएंगे नहीं,
ठीक है, बन जाती तो ठीक है, लेकिन कभी भी हम लोग बनाएंगे नहीं, इतना नोट करिए। अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको। डिक्लाइन फॉर्म बहुत कुछ डीपली है, लेकिन पहले ऊपरी चीज पढ़ा दे आपको, फिर हम लोग डीपली चीज की बात करेंगे इसमें। इससे बहुत ज्यादा यूज होता है, लीनियर डिपेंडेंट, डिपेंडेंस भी सब कुछ निकाल सकते हैं इसमें हम लोग। ये ऐसे भी कर, जोड़ या घटा भी सकते हो भाई, ठीक है, घटा भी सकते हो। ये ऐसे भी काम हो सकता है, मान लो एक रो में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी रो में हमने कुछ मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ दे, घटा दी भी कर सकते हो, ठीक है। k1 k2 नॉन जीरो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, वैसे ही है। वहां कॉलम रो दोनों लगाते नहीं, यहां पर आपको सिर्फ रो लगाना है। सवाल बचाओ कम से कम, हाँ, एक 10 का। रेसिड्यू है तो आप लोग रेसिड्यू सॉन्ग सीरीज से लगाना, रेसिड्यू सॉन्ग सीरीज अच्छा रेसिड्यू दिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग रेसिड्यू सॉन्ग सीरीज से लगाना। हां सिंगलेटिक क्वेश्चन नहीं दिया रिसर्च सॉन्ग सीरीज में, ढूंढा था नहीं मिले सिंगलेटिक क्वेश्चन। आई भी बहुत ज्यादा नहीं आई ना, डिप्स की अप्लाई वाली बुक देखी थी, हम अप्लाई करे, सॉरी प्योर वाली बुक में कॉम्प्लेक्स देखा था, मुश्किल से 5 4 5 क्वेश्चन बस तो मिले। मेसी फर्स्ट में सिलेबस ही पूरा कॉम्प्लेक्स एकदम पूरा अजीबोगरीब कर दिया पूरा। बीएससी वाली कॉम्प्लेक्स तो लगभग हटा ही दिया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रेसिड्यू थोड़ा सा जो है बस वही है, बाकी बीएससी वाली कॉम्प्लेक्स अब नहीं है। सही भी है, बच्चे मेरे बड़ी कलिकारी करते थे ना, बीएससी थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स पढ़े कई साल, इस बार भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब इस सब एग्जाम में जाएंगे समझ में आएगा कॉम्प्लेक्स एग्जाम में। ये पहले होता था कि बीएससी वाले पढ़ो तो 70-80% बीएससी वाला था, आप लोग तक की तो यही था। पिछले बार सिलेबस चेंज हो गया है, अब बीएससी वाला जो है वो मुश्किल से 20 to 30% है बीएससी वाला, बाकी सब एमएससी वाला है कॉम्प्लेक्स में। पूरा काम उसी, सब कुछ पूरा उसी से आता है एमएससी वाले से। रूशिस थ्योरम वगैरह सब हटा दिया गया एकदम। सिंगुलरिटी रूल में नहीं है, लेकिन जब सिंगुलरिटी पढ़ाना जरूरी होता है क्योंकि रेसिड्यू रूल के पहले बिना नहीं चल पाता है ना, सिंगुलरिटी से पढ़ाना। सिंगुलरिटी भी नहीं है एमएससी में, सिंगुलरिटी अगर हटाने तो मतलब नहीं है, सिंगुलरिटी में रेसिड्यू कैसे आप पढ़ लोगे, तो सिंगुलरिटी तो उन्होंने जबरदस्ती हटा दिया अभी एमएससी फर्स्ट ईयर से, लेकिन सिंगुलरिटी सीरीज में सिंगुलरिटी पढ़ा दिया है, तो सिंगुलरिटी में रेसिड्यू नहीं पॉसिबल है। तो चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। हाँ अच्छा, उसका एक बार और लिख लेना, एक फॉर्म में हो गई, ठीक है। तो रैंक क्या होगा, रैंक बाय एक लाइन फॉर्म, तो फाइंड रैंक, आप रैंक निकालने जा रहे हो बाय एक लाइन फॉर्म, एक लाइन फॉर्म से रैंक, रैंक बाय एक लाइन फॉर्म। तो सुनना, जब दी गई मैट्रिक्स को अब लाइन फॉर्म में बदल लिया पहले, ठीक है, तो लिख रहे हैं आफ्टर रिड्यूसिंग
द मैट्रिक्स ए को क्या कर दिया है, मैट्रिक्स ए इनटू इक्लाइन फॉर्म, जब आपने दी गई मैट्रिक्स को इक्लाइन फॉर्म में कर दिया है तो उसके बाद देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए, नॉन जीरो रोज इन ए। इक्लाइन फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद है कितनी रो है, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब समझ रहे हो, जीरो रो क्या होती है, इसमें सारे एलिमेंट जीरो, तो नॉन जीरो रो क्या होगी, अगर उसमें एक भी एलिमेंट किसी रो में जीरो नहीं है तो फिर उसको नॉन जीरो रो बोलना। नॉन जीरो रो का मतलब नहीं कि कोई एलिमेंट जीरो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नॉन जीरो रो का मतलब हो गया कि उसमें एक एलिमेंट कम से कम क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो रो का मतलब सारे एलिमेंट जीरो हो। इस एग्जांपल को खत्म यहीं पर बोल दे रहे हैं। मान लो ये आपकी ये आ गई, सपोज करो 1 2 3 4, यहाँ आ गया 0 2 1 3 0 0 4 2, ये इक्लाइन फॉर्म में है। कैसे है, कैसे आया वो भी करके दिखाएंगे। ये इक्लाइन फॉर्म में है, क्यों है मैं बताया था, दूसरी रो का पहला एलिमेंट जीरो होना चाहिए और तीसरी रो के शुरू के दो एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बस यही रूल है। देखो भाई, दूसरी रो का पहला एलिमेंट जीरो, तीसरी रो के शुरू के दो एलिमेंट जीरो, ये रूल है। इतना जब हो जाएगा, हो गया, तब रैंक कैसे निकालोगे, रैंक ऑफ ए क्या बोल दोगे, रैंक ऑफ ए बोल दोगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज का मतलब कौन कौन रोज जीरो रोज नहीं है, ये भी नॉन जीरो रो है, इसमें सारे एलिमेंट जीरो है क्या, नहीं, एक नॉन जीरो रो, इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं, ये भी नॉन जीरो रो है, इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं, ये भी नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक क्या हो सकती है। मान लो अगर ये एग्जांपल दे दिया हमने एग्जांपल ये कह दिया, बोलो भाई 1 2 3 4 1 और ये 0 2 1 3 और 0 0 0 0 ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसकी रैंक तो 2 हो जाएगी, रैंक 2 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो, ये रो तो जीरो रो हो जाएगी, इसमें सारे एलिमेंट जीरो है तो इसको कहोगे जीरो रो, तो नॉन जीरो रो कौन बची, ये और ये, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रोज। तो जिस रो में सारे एलिमेंट जीरो होगा उसको कहो जीरो रो, तो बाकी जो बचेगी सब नॉन जीरो रो। तो ये चीज होती है। एलपी एक क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में आया था गेट में, वही किया था खाली बस हमने। जनरल एप्टीट्यूड में अलग तरह कॉन्वेक्स सेट का था, कॉन्वेक्स सेट था ना, एलपी में छोटा सेट 2 4 5 2 3 पेज था, तो ये ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था। ये एक ग्राफ ये बना हुआ था, एक ग्राफ ये बना हुआ था, एक बार हम भूल गए, एक ग्राफ ये बना हुआ था, एक ग्राफ ये बना हुआ था और एक और है, एक चार ग्राफ बने हुए थे। पूछा गया था कौन सा फिगर कॉन्वेक्स है, ये तो बिल्कुल 100% सही था। तो ये होता है कि जो दो पॉइंट को मिलाओ, ये कॉन्वेक्स के लिए जो दो पॉइंट को अगर मिलाओ, मिलाने पे अगर जो कोई भी दो पॉइंट हो, एनी दो पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट बोलो, उनको मिलाने जो लाइन सेगमेंट बने वो कंप्लीटली इसी में लाई करना चाहिए, तो वो कॉन्वेक्स होता है, नहीं तो भी कॉन्वेक्स नहीं होता है। इसमें कोई भी बताओ तो मिलाओगे कंप्लीटली लाई करना, इसी के अंदर ही आ रहा है, ये मिलाओगे तो इसी के अंदर आ रहा है, ये और ये मिलाओगे तो इसी के अंदर ही आ रहा है फिगर में, तो ये कॉन्वेक्स है। पूछा तो कौन सा कॉन्वेक्स, नहीं पूछा था। इसमें भी कोई दो पॉइंट ये और ये लो मिलाओ, इसी के अंदर जा रहा है, ये और ये पॉइंट लो मिलाओ, इसी के अंदर ही तो आ रहा है, ये और ये दो पॉइंट मिलाओ, लाइन कहां है, इसी के अंदर तो आनी है हर बार। इसमें ये दो पॉइंट मिलाओ, लाइन इसके अंदर तो आ रही है, लेकिन इसमें ये और ये पॉइंट मिलाओ तो लाइन फिगर में कहां चली गई, बाहर, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है। बाकी दोनों कॉन्वेक्स। एक और ऑप्शन में कौन वाला ऑप्शन, अच्छा ये ट्रेपेजियम है, एक ये था आपका, अच्छा ये थोड़ा सा फिगर ऐसे बना हुआ था भाई, और एक ये वाला ऑप्शन था, ये ऑप्शन था ये वाला। इसमें भी कोई भी दो पॉइंट मिलाओगे, जो लाइन बनाओगे इसके अंदर ही जाएगी, तो कंप्लीटली पूरी पूरी अंदर ही जाएगी, बिल्कुल ये दो पॉइंट लो अंदर ही आएगी, ये दो पॉइंट लो अंदर ही आएगी, ये और ये पॉइंट अंदर ही आएगी। सिर्फ यही एक फिगर ऐसा था जिसमें दो पॉइंट ये दोनों लेने पर अंदर नहीं आ रही है,
जब ये दोनों लेने पर भी बाहर जा रही है, तो जब 2 पॉइंट लो उसको मिलाने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो उसी के अंदर ही आए, एकदम पूरी तरह से अंदर आए, तो फिर वो कॉन्वेक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स में नहीं है भाई, मैट्रिक्स में नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो तैयार करने सेकंड ईयर वाले। वैसे ही लोग जाते हैं जब जाते हैं। हाई स्कूल में पढ़ते मेरे टीचर कहा करते, बेटा जब टीचर बनोगे ना तब समझ में आएगा। ये कभी नहीं कहा हमने, क्योंकि जब वो कहते तब भी हम टीचर थे उस टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाते थे। घर में ट्यूशन चलते थे तो हम बच्चों को मैथ वगैरह को प्रॉब्लम आई तो हम बता दिया करते थे। हम 9th क्लास में, 7th क्लास में लड़की थी, उसको 8th क्लास में दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना था स्कूल में, तो मेरे भाई उसको ट्यूशन पढ़ाते, उसको टेस्ट तैयार होने कराया था जब 9th क्लास में उस टाइम की बात है, करीब 10-15 की क्लास में लगा कि इसको पढ़ाया था। हमें तो भाई पैसा जिसमें वो बन जाएंगे, लीगल हो काम बस। हमने तो बीएड की नौकरी, बीएड के लिए अपने अपनी तवज्जो से खुद छोड़ा है। हम भी बीएड कर, मेरे साथ में कई लड़के हैं बीएड करके गवर्नमेंट पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर है वो, लेकिन हमने खुद से छोड़ा है क्योंकि हमें नहीं, कक्षा 8 के बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना था। 8वीं तक तो पढ़ाते हैं मोस्टली, नहीं 12th तक बीएड वाले थोड़ी होते हैं, वो तो पीजीटी और टीजीटी वाले जाते हैं भैया, बीएड वाले 8 तक की हैं। अब तो ये रूल हटा दिया गया, पहले कुछ एक आध साल के लिए हो गए तो बीएड वाले सिर्फ 6 से 8 पढ़ाएंगे बस, लेकिन जूनियर वालों को क्या कहते हैं प्राइमरी वालों को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिर बदल गया 2 साल से, फिर गवर्नमेंट टीचर है तो वो कॉलेज में दे दे, अलग की बात है, रूल तो नहीं है। अगर आप पीजी वगैरह करे हुए हो तो मेरी एक सिस्टर है वो भी बीएड करे हुई है, बताती थी पीजी टीचर कहते पीजी वगैरह करे हो तो आपको हाई स्कूल वगैरह दे देते हैं वो, तो वो दे देते हैं, लेकिन रूल तो जूनियर तक का है। अब देखने को कोई भी दे दे, सैलरी तो उनको जूनियर के हिसाब से भी जिम्मत है, सैलरी मतलब जो मिलती है सैलरी हिसाब से 40,000 45,000 50,000 सैलरी तो बहुत मिलती, कम नहीं मिलती सैलरी, तो उनको उसी हिसाब से जूनियर के हिसाब से, और देने को कोई भी क्लास दे दे। और सबसे मेन बात आपको अपना शहर छोड़कर अलग रहना पड़ता है, ट्रांसफर हो जाता है, वहीं लगी थी, बहुत पहले की होंगी ना, अभी की किस्मत की बात है, ये पॉसिबल होता नहीं, कहाँ पर गांव साइड है ना, हाँ तो वहां पर हो सकता है, मेन शहरों में नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है। इतने कितने लोग मेरे साथ के सब कोई भी कानपुर में नहीं है, और उन्नाव में हद से दूर उन्नाव हो जाएंगे, कोई भी कानपुर जल्दी नहीं मिलने वाला है। एक लड़की बीटीसी का बीएड करती है, वो कानपुर में ही है, वो लगभग नहीं लगती, ईमान लो लगभग नहीं होता है। चलो क्वेश्चन करते हैं, आज जैसे ये a बराबर में मैट्रिक्स में रिवाइज देखो जरा सा, ठीक है, बुक से देख के नहीं फिर कन्वर्ट करते हैं पूरी हालत, अगर उल्टी सीधी ले जाए बहुत टाइम लग जाएगा। चलो ये क्वेश्चन है आपका 1 2 -1 3 2 4 1 -2 3 6 3 -7, ठीक है, उल्टी सीधी ले लेते तो फिर कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लग जाता, एग्जाम में जो आती है वो ऐसे आई कन्वर्ट हो जाएगी आसानी से। ठीक है, सब सही लिखा है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। हमने क्या किया, फाइंड रैंक, फाइंड रैंक, आपको रैंक निकालनी है। अगर रैंक निकालनी है तो पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है नहीं, ये 3 रो है 4 कॉलम है, इनमें सब मैट्रिक्स लेनी पड़ती है, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी बताए था हमने, हो सकता है जैसा भाई 3 रो 4 कॉलम नॉन स्क्वायर में सब मैट्रिक्स किसके लिए, कम वाला कौन है 3, तो कितने लिए होगा 3/3 के लिए होगा सब मैट्रिक्स, अगर 3/3 लो उसकी डिटरमिनेंट निकालो, 0 ना आए तब तो बहुत अच्छा है, रैंक आप कह दोगे 3/3 में डिटरमिनेंट 0 ना रैंक 3, अगर मान लो 3/3 से 0 आ गया तो फिर क्या करोगे, फिर अगली 3/3 ट्राई करो, कितना 3/3 पहले सॉल्व करने में टाइम लग जाता है अच्छा खासा, 2/2 तो ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से भाई इस वजह से एग्जाम फॉर्म ज्यादा बेहतर होती है।
ठीक है, बड़ी मैट्रिसेस और नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस जो है इंक्लाइन फॉर्म लगाओ, ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो वी रिड्यूस इट इनटू इंक्लाइन फॉर्म, वी रिड्यूस इट इनटू इंक्लाइन फॉर्म, हम लोग इसको इंक्लाइन फॉर्म में करना है। इसके लिए क्या करोगे भाई, करें यहाँ जीरो बनाओ सबसे पहले और यहाँ जीरो बनाओ, है ना। पहले तो एक एक एलिमेंट जीरो बना लो, यहाँ इसमें 1 होना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहता है। इस पोजीशन में 1 होता तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मान लो ये वाली रो नीचे होती, यहाँ पर 1 होता तो इसको उठा के ऊपर कर देना, यहाँ 1 होता तो ज्यादा अच्छा होता, नहीं होगा तब भी हो जाएगा, होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन क्या फायदा है, देखो इसमें आप r1 में 2 का मल्टीप्लाई करके r2 से माइनस कर, यहाँ जीरो बच जाए। और देखो, और r3 से माइनस कर दो, r1 में 3 का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ जीरो बच जाएगा। इसी तरह से देखो, अगर यहाँ 1 ना होता तो फिर मान क्या कर दिक्कत होती थी आपको। फिर मान सपोज करो यहाँ पर आपका 4 होता मान लो, तो फिर आपको यहाँ जीरो कैसे बनाते हैं, इसमें 2 का करते, इसमें 4 का करते, तब घटाते, तब यहाँ जीरो बनता। इसमें 2 करते 8, इसमें 4 करते 8, फिर घटाते फिर दोनों 8 माइनस क्या आ जाता, जीरो आ जाता, तब आप ये करते। समझ गए बात, कोई क्या कह रहे, इसीलिए इसमें 1 बन जाता है, तो दैट इज वेरी, दैट कम्स इजी। क्या होता है बोलिए, सेकंड वाले में 2 को मल्टीप्लाई कब कब कब, अगर 4 था तो हाँ सॉरी ध्यान दीजिए, कुछ और ले लो, अगर ये 3 होता अब, ठीक है हम ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही बोल दीजिए, तब हम यहाँ किसे जीरो बनाते, इसमें 3 का करते, इसमें 3 का करते, 3 दूनी 6, इसमें 2 का करते, 3 दूनी 6 और 6 माइनस 6 क्या होता है, जीरो, तब घटाते हैं लोग। तो इसीलिए अगर यहाँ 1 बनाओ तो बड़ा इजी होता है, अगर यहाँ 1 बना तो इसको ऊपर ले लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस रो को चेंज कर सकते, इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, रो को रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो इसकी रैंक होगी, रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो है वो इसकी रैंक होगी, उसके बाद जो है वो इसकी रैंक होगी, तो रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो अच्छा, चेंजिंग काम करनी है आपको, यहाँ R2 बनाना, R1 को मतलब ऐसे पढ़े लिखते, इसको कुछ नहीं करना है। R2 बनाना तो यहाँ मैं से R2 लिख रहा, नॉलेज के लिए एग्जाम में तो जितना हो सके उतना डायरेक्ट करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, इसलिए चलो बनाओ जरा भाई, कितना हो जाएगा, 1 2 -1 3 से रखो, 2 का R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो इससे, फिर कितना आएगा, बड़ो 0, यहाँ 2 को 2 4 होगा 0, यहाँ 2 को -2 1 में -2 में 3, यहाँ 2 को 3 दूनी 6, -2 में 6 का -8, यहाँ यहाँ 3 करो, 3 का 3 बचा 0, यहाँ 3 दूनी 6 0, यहाँ 3 का 3 घटा रहा हूं भाई 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 का करो ना हम लोग, यहाँ 3 करो, 3 का 9, -7 9 के बच्चे -16, ठीक है। तो ये आपकी बन चुकी है, कौन बन गई भाई आपकी, इक्लान फॉर्म, ठीक है, इक्लान फॉर्म हो गई भाई। इक्लान फॉर्म हो तो रैंक कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी रैंक हो जाएगी आपकी 3, क्योंकि इन 3 नॉन जीरो है, ठीक है, इसमें 3 नॉन जीरो हुआ है तो रैंक इसकी हो जाएगी 3, बस ऐसे हो जाती है इक्लान फॉर्म में। एक चीज और बना, थोड़ा और बनाना पड़ेगा, इसकी कंडीशन और है, इक्लान फॉर्म की वो भी सुन जरा इसका, थोड़ा नीचे बोलिए, ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, ठीक है, लीडिंग का मतलब पहली वाली, इन ईच रो, इन ईच रो, हर रो में, इज टू द राइट ऑफ, to the right of non-zero entry of the preceding row, एक चीज छूट रही है, थोड़ा और करना पड़ेगा इसको, थोड़ा छूट रहा है, of the preceding row, इसका मतलब क्या है, हिंदी बता दे इसका मतलब क्या है, हर रो की लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, समझो लीडिंग नॉन जीरो मतलब पहली वाली नॉन जीरो एंट्री, जैसे इसकी पहली वाली नॉन जीरो एंट्री, इसकी पहली वाली नॉन जीरो एंट्री, ठीक है। तो पहली वाली जो नॉन जीरो एंट्री है उसी का लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, इज टू द राइट,
वो उसके राइट में, किसके राइट में होना चाहिए? राइट इज द राइट ऑफ नॉन जीरो एंट्री ऑफ द प्रीसीडिंग रो। इसके पिछली वाली जो नॉन जीरो एंट्री है, पिछली वाली जो है, पिछली वाली नॉन जीरो एंट्री, पिछली बार सपोज इसकी बात, इस रो की बात करते हैं, हम एग्जांपल दिखा रहे थे। जैसे इस रो की बात करूं, इसमें लीडिंग नॉन जीरो एंट्री कौन होगा? 6। लीडिंग कौन? सबसे पहली वाली। किसी रो की लीडिंग नॉन जीरो एंट्री का मतलब सबसे पहली वाली नॉन जीरो, सबसे पहली वाली नॉन जीरो एंट्री। सबसे पहली नॉन जीरो एंट्री इसमें कौन है? 6। ये क्या होना चाहिए? ये राइट होना चाहिए। किसके राइट होना चाहिए? ये राइट में होना चाहिए। किसके राइट में होना चाहिए? उसके ऊपर वाली रो में जो नॉन जीरो एंट्री उसके राइट में होना चाहिए, जबकि ये बराबर में पैरेलल में आ रही, अभी पूरी नहीं हुई है। समझे क्या बता रहे हैं? कंफर्म? अभी भी समझे? इसी रो में जो नॉन जीरो एंट्री है, पहली वाली नॉन जीरो एंट्री, लीडिंग नॉन जीरो एंट्री का मतलब है पहले नॉन जीरो एंट्री, ठीक है? तो जो पहली वाली नॉन जीरो एंट्री है इसमें, वो क्या होना चाहिए? पिछली रो की नॉन जीरो एंट्री के राइट में होना चाहिए। पिछली रो की, इसके पिछली रो कौन है? ये वाली। इसकी नॉन जीरो एंट्री कौन है? पहली 3, उसके राइट में होना चाहिए ये, क्योंकि ये क्या है? उसी के नीचे आ रहा है। एक और ऑपरेशन लगाओ, अभी पूरा नहीं हुआ है, एक और ऑपरेशन लगा, थोड़ा भी गड़बड़ हो रहा है, कंडीशन की और भी इसमें होती है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो R2 में, और R2 में 2 का वैल्यू को इससे घटा दो R3 से, बता दो क्या हो जाएगा भाई? 1 2 -1 3, ठीक है? ये 0 0 3 8 -8, इसमें क्या कर दो? 0 0, इसमें 3 का कर रहे हो, 2 का कर रहे हो ना, 3 में नीचे नीचे का 0, इसमें 2 कर रहे हो, 8 2 16, -16 में 16 के 0 बच जाएगा। तो तभी तो अब रैंक गलत आ जाते हैं, इसी ना देख कर लो। अब रैंक कितनी आ रही है? अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, रैंक कितनी आ रही है? रैंक आ रही है आपकी, रैंक ऑफ के 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि में 2 नॉन जीरो रो है, एक ये नॉन जीरो रो, एक ये नॉन जीरो रो, इसमें 2 नॉन जीरो रो है, ठीक है? ये आप ध्यान रखना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, जानते भी धोखे से हो गया, छूट रहा एक चीज। हर रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसे पाइवट बोलते हैं, ठीक है? PIVOT। इस रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इस रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये, बाकी इसमें भाई नहीं। एक्लाइन फॉर्म में बदलने के बाद तो इसको पाइवट बोलते हैं, पाइवट। पाइवट पाइवट कौन होते हैं? जो सर्कल में एलिमेंट मान करें हमने, क्या होता है? ये लिख रहे हैं पाइवट को। पाइवट क्या होते हैं? पाइवट्स आर द नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एनी ग्रुप, किसी को आफ्टर, ऐसे ही आफ्टर रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स इन इक्लाइन फॉर्म, मैट्रिक्स को इक्लाइन फॉर्म में करने के बाद, उसके बाद की बात हो रही भाई, इक्लाइन फॉर्म में कर दिया उसके बाद, तो इसे पाइवट बोलते हैं। काम है ये अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ा रहे, खाली आपको रैंक निकालना आ जाए, बेसिक चीजें, उसके बाद बात करेंगे। क्लास पे बोला मार के, कल की क्लास भी अच्छी लगी क्या मुझे?
चलो अच्छा भाई, इसकी रैंक बताना है आपको, बताना क्या है इसकी रैंक, ये एरेस्ट कर रहे हैं, आपको निकाल के बताना है व्हाट द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये लिखा है a बराबर 0 माइनस 2 3 1 2 1 1 4 माइनस 1 3 2 5 9 माइनस 2 8। फाइंड रैंक, आपको इसके रैंक निकालना है। हम घर पे क्वेश्चन भेज देंगे, अगर भूल जाएगा दिला देना आपको, अलग अलग ग्रुप सारे 1 माइनस 2 3 1 2 1 1 4 माइनस 1 3 2 5 9 माइनस 2 बस किसी भी टाइम याद दिला देना, बस एक दो घंटे बाद याद दिला देना बस। तो आपको रैंक के अलग अलग क्वेश्चन भेज देंगे, आप करना जो ने पढ़ा है उसको भेज दी, भेजेंगे ज़्यादा नहीं। तो इसमें तो भाई सीधे रैंक निकालने के क्वेश्चन से ज़्यादा है नहीं कोई खास, इसमें तो उसका यूज्ड है। शॉर्ट सीरीज में रैंक निकालना डायरेक्ट क्वेश्चन, रैंक वाले कोई क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट नहीं होंगे पूरी शॉर्ट सीरीज में, कहीं नहीं है। आज की कितनी क्लासेस चल रही है ना भाई, बहुत परेशान रह गए आजकल हम, बहुत दिमाग खराब है आजकल। अभी 3 बजे पहुंचो, 2-2.5 घंटे बाद उठ के फिर लो क्लास लगाओ, 2:30-3 बजे अभी पहुंचते, खाना खाते थे 3:15 3:30 बज गया, सब फ्रेश होकर खाना खाते, और फिर क्लास 6 बजे से फिर क्लास 6 से 7 7 से 8 2 क्लास फिर लेंगे ऑनलाइन। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि इसी को लगाने में काफ़ी टाइम हो जाएगा।